जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल के सेशन में जब हम लोग लाइव जुड़े हुए थे तो आप में से किसी छात्र ने मैसेज करा था कि गुरुजी आरपीएफ के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने आप सबों को बताया था कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो ऑफिशियल डाटा नहीं मिल जाता है और जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती है, हम आप सबों को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और मेरे मित्र, लाइव सेशन खत्म हुआ और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट जो है वो डेस्कटॉप सिस्टम का स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास आना शुरू हो गया। तो कई सारे छात्रों का सुबह से ये सवाल था कि गुरुजी क्या इस बार की जो नोटिफिकेशन है वो सही है या फिर गलत है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस बार की जो नोटिफिकेशन है वो आपका सत्य है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है वो डेस्कटॉप का सिस्टम का स्क्रीनशॉट है साथ में, और ये पीडीएफ भी मतलब आप कह सकते हो कि जो आप लोगों के पास पहुंचा है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ही हिस्सा है, जो कि आपका 8 मार्च को पब्लिश होगा। तो जो नोटिफिकेशन को लेकर के या वैकेंसी को लेकर के आपके मन में संशय है कि गुरुजी ये वैकेंसी सत्य है या फिर मतलब पिछली बार के तरह ही फेक है, क्योंकि पिछली बार भी जो है वो फेक नहीं था, लेकिन पता नहीं पीआईबी का अपना क्या है नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के चक्कर में चीजें बर्बाद हो जाती है कई बार। जबकि सिर्फ आप कह सकते हो पिछली बार की जो वैकेंसी थी उस पर सिर्फ जो टीचर लोग थे वही नहीं वीडियो बनाए थे, इवन आपके न्यूज चैनल से और कई ऐसे ऑथराइज न्यूज चैनल है जिनके ट्विटर हैंडल से भी चीजें क्या हुई थी तो सर रिलीज हुई थी पिछली बार के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन फिर पीआईबी की तरफ से आया कि ये फेक है, फिर डीआईजी का लेटर आया तो बहुत सारी चीजें हुई, फिर मामला शांत हो गया। लेकिन मेरे मित्र, जो कल से आप सभी सुगबुगाहट देख रहे हैं कि गुरुजी आरपीएफ की नोटिफिकेशन आ गई है, तो एक्चुअली में ये आप अगर इस चीज को देख पा रहे होंगे, आप सबों को समझ में आ रहा है, तो ये क्या है सर कि जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में लोग काम करते हैं उसका ये मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट है। ध्यान रखिएगा कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी अभी आपको मार्केट में नहीं है। ये जो है आपको कब मिलेगा तो सर 2 से 8 मार्च के बीच, यानी कि जो आपका इस सप्ताह का एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर आएगा, ये साप्ताहिक होता है और प्रत्येक सप्ताह निकलता है, तो उसमें आपको जो है ये आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं तो वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको 2023 से लगातार बता रहा हूं कि वैकेंसी आएगी आएगी, लेकिन इतनी कम वैकेंसी आएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, आप सभी ने एएलपी का देखा है और फिर लगातार आपको टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन मिली और उसके बाद अब आरपीएफ। तो मेरे मित्र, यहाँ पे भी जो आप सबों की एक सोच थी कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, मतलब कई सालों से नहीं आई है, तो उसके अनुरूप आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। अगर हम इस मतलब कह सकते हो स्क्रीनशॉट का आपको एक पीडीएफ दिखाने की कोशिश करें तो पीडीएफ आपका कुछ यूं रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर आरपीएफ 1 2024 और आरपीएफ 2 2024। तो यहां पे चूंकि कांस्टेबल और एसआई दोनों की भर्ती होनी है, इसीलिए यहां पे 2 नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका जो सीएन नंबर है वो दिया गया है। पहला आपका आरपीएफ 1 2024 और दूसरा आपका आरपीएफ 2 2024। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। मतलब अगर हम कांस्टेबल की भर्ती की बात करेंगे चिला जी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल तो होगा ही साथ आपका आरपीएसएफ भी होगा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए भी भर्ती है। और ये मतलब ये दोनों चीज आपका कांस्टेबल में ही आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको आरपीएफ एसआई और साथ ही साथ जो कांस्टेबल है इस दोनों का भर्ती है। और इसमें जो आरपीएफ 1 2024 कहा जा रहा है वो आपके सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका सीरियल नंबर कहा जा रहा है आरपीएफ 1 2024 सीईएन, तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो मेरे मित्र, आरपीएफ 1 2024 जो है वो आपके आरपीएफ एसआई के लिए है, और कांस्टेबल के लिए जो है वो क्या है आपका नोटिफिकेशन नंबर आरपीएफ 2 2024। अब कई छात्रों के मन में संशय है कि गुरुजी एज क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ ही साथ जो इसकी एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, एग्जाम कितने नंबर का होता है। तो मेरे मित्र परेशान नहीं होना, बने रहना है सेशन के अंत तक, आपका सारा जो संशय है वो दूर हो जाएगा। पहला चीज तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये दोनों जो भर्ती होनी है एसआई और कांस्टेबल, ठीक है, इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो कब से, ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से, तो ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन जो है वो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होना है।
कब से सर? 15 अप्रैल से। और साथ ही ध्यान में रखिएगा ये खत्म कब होगा, एंड कब होगा? तो आपका 15 मई को खत्म, सॉरी 14 मई को आपका ये क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। तो एक आपका ये आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट है। जो भी आरपीएफ के छात्र होंगे और जिन्होंने भी आरपीएफ सोच करके अपने तैयारी में लगे होंगे उसके लिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो जरूरी कागज होंगे उसको आप पहले ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका भराना मतलब 1 महीना बाद शुरू होगा। अभी तो आपका मार्च शुरुआत हुआ है और नोटिफिकेशन आपको 1 महीना पहले मिल गई है। तो मेरे मित्र जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे वे सभी डॉक्यूमेंट आप सभी जरूर बनवा लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लगेगा और इस पे हम जो है मतलब अपना काम करेंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है वो आप सबों को भी मालूम है। कई छात्र एएलपी के ऐसे रहे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा जिसका मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा मलाल, वो ये कि मेरे मित्र जो इसमें एसआई की वैकेंसी है वो आपका मात्र जो है वो 452 पोस्ट के लिए है, 452 पोस्ट के लिए। और साथ ही जो आपका कांस्टेबल का वैकेंसी है सर वो है आपका मात्र 4208, ठीक है। तो जो एक उम्मीद थी छात्रों की कहीं ना कहीं वो उम्मीद के अनुरूप वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पिछले बार का नतीजा तो जरूर देखा है और कोशिशें आप कर सकते हैं, लेकिन उस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होता है, मतलब आप कह सकते हो आपका समय जाया होता है। मेरे मित्र जो वैकेंसी है आपका, इसके रिगार्डिंग आप सबों के मन में जो एक सबसे बड़ा संशय है कि गुरुजी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज की भी बात करेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कांस्टेबल की बात करें, अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट नोटिफिकेशन आप कह सकते हो कि कांस्टेबल के लिए जो आपको एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास, ठीक है। और 10th पास के अलावे आप और किसी भी अदर मतलब बोर्ड से आप 10th के समकक्ष कोई भी योग्यता रखते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल होंगे। ध्यान दीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी वो कितनी होगी सर? 10th पास। और अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करें यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है सर, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। ध्यान दीजिएगा कि एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और मेरे मित्र यहां पे जो कहा जा रहा है कि जो एज रहने वाला है वो आपका 1 जुलाई 2024 से, अगर हम कांस्टेबल के लिए बात करें एज की, कांस्टेबल के लिए अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेबल के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 28, कितना है? 18 से 28, ठीक है, 18 से 28। और साथ ही जो आपका एसआई है इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है? तो ध्यान दीजिएगा कि एसआई के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 28 वर्ष, 20 से 28 वर्ष। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि जो इस बार आपका एज निर्धारित किया गया है एसआई के लिए 20 से 28 और जो कांस्टेबल है उसके लिए सर 18 से 28, ठीक है। ध्यान में आपको यह भी रखना है कि 3 साल की एज की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, जो कि आपको रेलवे वैकेंसी में लगातार बोला जा रहा है और यहां पे इन्होंने इस चीज को मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in ago beyond the prescribed age limit as one time measure due to the COVID-19 pandemic। मतलब चूंकि बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई है, बीच में कोविड-19 का प्रकोप भी आप सभी ने झेला है, तो उस वजह से इस बार मतलब पहली बार, मतलब इसके बाद आपको फिर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, तो इस बार आपको एज में 3 साल की छूट दी जा रही है और बाद बाकी आपकी अपनी भी छूट रहती है, ठीक है। एससी एसटी की अलग, ओबीसी की अलग। तो कहीं ना कहीं आप ये मतलब मान के चल सकते हो कि जो भी छात्र प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 साल का आपको ऐसे भी छूट मिल रहा है और आपके कैटेगरी में आपको जो 5 साल 3 साल का छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एज वाली समस्या आपका सॉल्व हो गया। दूसरा ध्यान में रखिएगा कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो बहुत मायने रखेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की अगर हम बात करें दोनों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका B1 रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? B1 रहने वाला है। यहां पे दोनों के लिए इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। और बाद बाकी सैलरी की बात करें तो मेरे मित्र इन सब चीजों की अभी सूचना है ही नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक सैलरी नहीं। और ऐसे एसआई है, सब इंस्पेक्टर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और 35,400 जो है आपका वो एसआई के लिए है और 21,700 जो है वो कांस्टेबल के लिए आपका इनिशियल पेमेंट है। ध्यान में रखिएगा एसआई के लिए जो आपका सीपीसी होगा वो 6th होगा और कांस्टेबल के लिए जो सीपीसी होगा वो आपका 3 होगा।
मेरे मित्र और एक छोटा सा जानकारी कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनके लिए जो आपको फी देना है वो 500, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, मतलब 4 कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि ईबीसी कैटेगरी के जो हैं उन सभी के लिए जो फी रहने वाला है 250, और बाद बाकी के लिए जो है सर आपका 500 इसका क्या होगा, फॉर्म भरने का फी होगा। तो अभी ये नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है जो इस वीक आएगी उसमें देखने को मिल जाएगा, और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, और बहुत ही जल्द आपको आधिकारिक रूप से भी वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा एक और चीज कि जो कांस्टेबल है इसके लिए आपका 10th पास, एसआई के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा, एज आप सभी समझ ही गए होंगे। अब मेरे मित्र कई छात्रों के मन में यह संशय था कि गुरुजी इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। कई ऐसे छात्र होंगे जो फ्रेशर होंगे और कई ऐसे होंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की और कांस्टेबल के लिए, किसकी सर, कांस्टेबल के लिए, तो ध्यान में आप एक चीज रखिएगा कि इसमें आपको 3 सेक्शन मायने रखते हैं, 3 सेक्शन मायने रखते हैं। जनरल अवेयरनेस, दूसरा आपका अर्थमेटिक जिसको आप मैथ समझ लो, और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। यही 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पे काम आएंगे, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो चीज भी मेंशन किया हुआ है, CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद जो है आपका मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर मेजरमेंट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेरे मित्र वो चीज भी आपका यहां पे इंडिकेट किया गया है कि अगर हम सिलेक्शन की बात करें मोड ऑफ एग्जाम, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि CBT, PET और PMT, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। यहां पे जो PET है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो कि आपका मेजरमेंट के लिए होगा, सॉरी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब मेडिकल कह सकते हो, दौड़ भाग, और फिजिकल मेजरमेंट में आपका नाप वगैरह होगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, और मेडिकल जो है वो तो आपका होगा ही होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे मेन दरवाजा है, आपको जो सबसे पहले आपको खटखटाना है वो क्या है आपका, तो सर एग्जाम है। क्या है, एग्जाम, जो कि आपका CBT के रूप में होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें आपको एक ही CBT देना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक ही होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कह देने से मेरे मित्र ध्यान में रख लीजिएगा कि इसमें आपका SST भी आ जाएगा और साइंस भी आ जाएगा, SST भी और साइंस भी। अब SST कह दिए हैं तो आप सभी समझ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका, फिर जो पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, और फिर जो करंट अफेयर है वो सभी, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज। अर्थमेटिक, मैथ में आपके सारे पोर्शन, और रीजनिंग। सर ध्यान में आप ये रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक जो है वो आपके 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग जो है वो 35 क्वेश्चन होंगे, और ये जो आपका टोटल मार्क होगा 35 गुना 70 और 50 120, यानी कि टोटल आपका पेपर 120 नंबर का होगा। कितना का होगा सर, 120 नंबर का, और समय आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। ये किसके लिए रहने वाला है सर, कांस्टेबल के लिए रहने वाला है। तो मेरे मित्र अगर आप मतलब कह सकते हो कि इस वैकेंसी में अपने आप को पार लगाना चाहते हो और आपकी मनसा है कि सर हमें आरपीएफ कांस्टेबल बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको पुरजोर मेहनत करनी होगी। सर आप कह सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, अगर हम उसको 10th स्टैंडर्ड से देखें तो 10th के सारे पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चल सकते हो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत छोड़ करके, बाकी आपको सब मजबूत करना होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत छोड़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज इंक्लूड करना होगा, वो रीजनिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब तक आपका ये सब मजबूत नहीं होगा चला, रिजल्ट बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए और सर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे मित्र अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई का भी जो आपका सीबीटी 1 होगा या आप कह लो सीबीटी, सर वो क्या होगा, तो आपका वही सेम पैटर्न होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ 35 और रीजनिंग आपका 35, टोटल यहां भी आपका 120 नंबर का एग्जाम होगा और समय जो है वो आपका 90 मिनट का होगा। तो मेरे मित्र जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है वही क्या है सर, आरपीएफ एसआई के लिए भी है सिलेबस। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मतलब अभी से एक इनिशिएटिव ले लेते हैं कि नहीं सर हमें इस हिसाब से मेहनत करना है कि इस बार पार पा जाना है, तो वैकेंसी की संख्या कुछ भी रहे, आपकी सफलता में वो रोड़ा नहीं बनेगा, बशर्ते कि आप सतत रूप से लगातार रूप से मेहनत कर रहे हैं, लगातार रूप से पढ़ रहे हैं। तो
क्योंकि किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए मेरे मित्र सबसे बड़ा जरूरी होता है आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपकी त्याग। जब तक आप इस तीन चीज पे फोकस नहीं रहेंगे, चला जी, चीजें जो है वो जटिल आपको मालूम पड़ता रहेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और खास करके आरपीएफ जैसे एग्जाम में, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत कम है और ऐसे भी एक प्रतिष्ठित एग्जाम रहा है ये शुरू से ही, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा करना होगा। और अगर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहें आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के और चीजों को बेहतर तरीके से करने के लिए, तो मेरे मित्र आप मेरी मानिए तो आप सबसे पहले जो है दो महत्वपूर्ण काम कीजिएगा। पहला काम तो ये, जो आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यू को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू को आप जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा, जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो मेरे मित्र आपको यह पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है वो किस हिसाब से आपके पाले में है, मतलब कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जब आप आरपीएफ का, एसआई या कांस्टेबल का पीवाईक्यू देख लेंगे तो बस एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में कि आपका कौन सा जो टॉपिक है, मतलब किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको काम करना है। और मेरे मित्र उस टॉपिक पे आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। और जब तक एग्जाम नहीं होता है, रिवीजन, प्रैक्टिस लगातार चालू रखिए। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आप सभी बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो कहीं ना कहीं इसका जो है कह सकते हो कि एक बेहतरीन रोल होगा आपके इस एग्जाम के लिए। इसलिए बेहतरीन रोल होगा क्योंकि ये 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मेरे मित्र अगर आप जीके जीएस अच्छे से पढ़ के जाते हो, मतलब जो एक होता है लेवल वाली तैयारी, वो आप करके जाते हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस 50 में से सर 35 से 40 के बीच स्कोर कर सकते हो अगर आप पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, और अगर चला 50 में 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आपके रिजल्ट बनाने में ये बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि तुरुप का इक्का साबित होगा। क्यों? क्योंकि 35 दूना 70 तो इधर हो जा रहा है, तो मैथ रीजनिंग अगर आप सही से करेंगे तो 60, और इधर मेरे मित्र आप कितना आ रहे हैं, 35 40 आ रहे हैं, 90 95, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे जोन में रहेंगे। याद रखिएगा 50 में 35 40 करना कोनो हलवा ना है चला, इसमें एसएसटीओ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब पढ़ना है। तो 35 40 जो मैंने बोला है वो कुछ सोच के ही बोला है। और 35 40 अगर आप करना चाहते हैं सही मायने में मेरे मित्र, तो बस एक बात मान लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और जो हम लोग लगातार एक ढर्रे पे चलते आ रहे हैं उस ढर्रे को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। अभी आपके पास समय है। और मेरे मित्र जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए, या आप कुल मिला के ये कह सकते हो सर जीके के लिए, खास करके एनसीईआरटी पे सर फोकस जरूर कीजिएगा। एनसीईआरटी पे फोकस जरूर कीजिएगा। बस ये सर मान लो कि एक तरह से आप सबों के लिए टिप है। आप बाकी जिस किसी भी बुक से तैयारी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी सर जरूर कर लीजिएगा। आपके पास समय है और आप कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हम सेशन को लंबा नहीं करेंगे। जो मुझे बताना था कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबों को जानकारी मिल गई होगी। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप सभी आरपीएफ एग्जाम के लिए, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए साइंस आप हमारे साथ क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा आरआरबी जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में। मेरे मित्र बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फाउंडेशन लाइव बैच, क्योंकि ये जो आपका लाइव बैच है ये आपके न सिर्फ एएलपीएन टेक्नीशियन के लिए है, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके जेई एग्जाम के लिए भी है, आरपीएफ के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है जो आगामी आने वाली है, एनटीपीसी के लिए भी है। क्योंकि इसमें जो चीजें करवाई जा रही है वो आपका पूरे न्यू पैटर्न पे है, मतलब 2018 से लेकर के 22 तक के जो क्वेश्चन पैटर्न है उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सारे एग्जाम के लिए उपयोगी इसलिए है कि मेरे मित्र साइंस का जो कंटेंट है वो मतलब लगातार नहीं बदलता है, ये आप सबों के भी मालूम है। अगर हमें एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम में मोशन से सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आरपीएफ एग्जाम में मोशन जो है वो मसान हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप सभी चाहते हैं साइंस को हमारे साथ क्लियर करना, क्योंकि साइंस का भी वेटेज रहता है और 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आप साइंस को हमारे साथ क्लियर करना चाहते हैं लाइव सेशन में तो आप सभी जुड़ सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सबों के लिए एक कूपन कोड लगा दिया है। ठीक है, जितने भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से इस बैच को मतलब लेने की सोच रहे हैं मेरे मित्र, आप सभी जो है एक कूपन कोड जो है वो लगा दीजिएगा आरपीएफ 2024। कितना लगा दीजिएगा? आरपीएफ 2024। ये जो आपका 399 प्राइस है ये क्या हो जाएगा 25% लेस हो जाएगा और आपको मतलब कह सकते हो कि 100 रुपीज की इसमें डिस्काउंट मिल जाएगी और आप 299 में इस लाइव बैच में आराम से इनरोल हो सकते हैं। तो ये जो आपका कोड है ये कूपन कोड ध्यान दीजिएगा, कैपिटल
RPF और 2024 बीच में स्पेस नहीं देना है। ध्यान में एक और चीज रखिएगा, ये कोड आपका 6 मार्च तक वैलिड रहेगा, यानी कि 6 मार्च तक आप इस लाइव बैच में इस कूपन कोड के सहायता से मात्र 299 में क्या हो सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसमें लाइव बैच आपकी जो है उसकी टाइमिंग क्या है, तो पर डे आपको मंडे टू फ्राइडे, वीक में मंडे टू फ्राइडे 4:15 बजे से लाइव क्लासेस चलती है। लाइव के बाद जो है रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहता है, आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको इसमें पीडीएफ दिया जाएगा, जो क्लास होगी उसका बोर्ड पीडीएफ, साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएगा। और अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि ये बैच आपको कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।